हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जोरा और कैप्टन की फाइट होती है और उस फाइट में कैप्टन बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी वह अपने बंदों को कहता है, तुम लोग जाओ और उसे खत्म कर दो। वो लोग जाने ही वाले थे, तभी उनके ऊपर एक गोली जैसी आ जाती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि उनकी तरफ वह गोली आके जोरदार ब्लास्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर पीछे से यांचे वहाँ पर पहुंच जाता है और जोराव का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सिस्टर जोराव, हम लोगों को यहाँ पर से जल्द भाग के उस सील के अंदर जाके छुपना चाहिए, जल्दी करो। ऐसा करते हुए वो लोग वहाँ पर से भागने लगते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए कैप्टन देख लेता है और वह कहता है कि वो बंदा कौन था और उसने जो चीज यूज की थी वो क्या थी, आई डोंट नो। तभी उसके पीछे से एक बंदा कहता है कि कैप्टन, वो चीज जियोसेक्ट की है, वह एक आर्टिफैक्ट है और उसे यूज करने के बाद वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। यह सुनने के बाद तो कैप्टन बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है, जियोसेक्ट। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे सब बंदों को लेके वहाँ पर से भाग रहा था। तभी कैप्टन कहता है, इन सभी लड़कों को मार दो, सिर्फ लड़कियों को छोड़कर। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने हाथों से ही तुम लोगों को मार दूंगा। यह सब कुछ सुनने के बाद बाई चियान कहता है कि हम लोग ब्लैक माउंटेन की ओर क्यों जा रहे हैं। तभी यांचे कहता है कि मुझे पता है कि आप उस सील को खोल सकते हैं और आप लोग उसके अंदर सुरक्षित रह सकते हो। बाईची कहता है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया तो हम लोग फोनिक्स को नाराज कर देंगे। तभी पीछे से ब्लैक डीमन मशीनरी ग्रुप के लोग पीछे से कहते हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर से भाग गए तो हम लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे पूरे सेट को ही खत्म कर देंगे। तभी सभी लोग भागते भागते उस गेट के सामने आ जाते हैं और वह बंदे कहने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। तभी वह उस मेन डोर के सामने आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बाईचे को कहता है कि क्लैन लीडर, आप सच में यह करना चाहते हो? आपको पता है ना, हमारे 10 सिस्टरों ने कहा था कि हम लोग इस तरह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो डिवाइन फिनिक्स को हम लोग अफेंड करेंगे। बाईची कहता है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोगों को यह करना ही पड़ेगा। ऐसे कहते हुए बाईची एक गोल जैसी चीज पे अपना हाथ रख देता है, शायद वह उस डोर को ओपन करने के लिए कोई चीज होगी। तभी वहाँ पर पीछे ब्लैक डीमन ग्रुप के बंदे आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा चिल्लाता है, कैप्टन, वह देखिए, उन्होंने डोर खोल दिया है और वह लोग अंदर जा रहे हैं। यह देखने के बाद कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगता है, उन्हें ऐसा करने मत दो, जल्दी करो और जाओ, उन्हें पकड़ के मेरे सामने लाओ, नहीं तो उन्हें वहाँ पर ही मार दो। ऐसे कहते हुए कैप्टन अपना वेपन उस तरफ फेंक देता है। वह वेपन यांचे की तरफ आ ही रहा होता है। तभी वह डोर क्लोज हो जाता है। उस वजह से वह वेपन जाके डोर पे लग जाता है। तभी वह सब लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि कैप्टन, वो लोग तो सभी उसके अंदर चले गए और उन्हें वह सील हटाना भी आता है। वो लोग हमसे इतने टाइम तक झूठ बोल रहे थे, वो लोगों के पास पहले से ही वह सील थी और उन्होंने वह ट्रेजर यहाँ पर ही छुपाया होगा। अब हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? कैप्टन कुछ सोचता है और कहता है, हम लोग यहाँ पर ही रुकेंगे। मुझे लगता है कि उन लोगों ने अंदर खाने पीने की चीजें नहीं रखी होंगी और उनके साथ बच्चे भी है, तो वह लोग अंदर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी लोग पहुंच गए थे। वह जगह देख के यांचे पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी बाईची कहता है, यह हमारा क्लैन ट्रायल ग्राउंड है। सब लोग वहाँ पर से आगे बढ़ने लगते हैं। जोरा एक बच्चे को लेके आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे से यांचे कहता है, सीनियर सिस्टर, आपका स्नो ईगल बीस्ट कब तक जाग जाएगा? जोरा कहती है, इस टाइम उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज की है, उस वजह से शायद वह लगभग 1 से 2 महीने तक नहीं उठ पाएगा और इसके अलावा वह एक टाइम पे सिर्फ 10 ही लोगों को ले जा सकता है। तभी वहाँ पर बाईची आ जाता है और कहता है, मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे इस हाइडआउट में और हमारे पास अभी खाने पीने की चीजें भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तभी यांचे को याद आ जाता है कि उसने जियो सेट से जो उठाया था उसमें खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी और वह कहता है, जरा रुको, मेरे पास कुछ खाने पीने की चीजें है। और वह अपने हेवनली पॉइजन के बिट के अंदर से वह चीजें निकाल के वहाँ पे रखने लगता है और कहता है कि हम लोग इस खाने पीने के सामान के साथ लगभग 2 से 3 हफ्ते तक यहाँ पे रह सकते हैं। क्लैन लीडर, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि जो यह कर्ज है वह आपको कैसे लगा? क्योंकि जितना मेरे को पता है उस हिसाब से आपका जो ब्लड है वह बाकी ब्लड से बहुत ही पावरफुल है। बाईची कहता है कि फोनिक्स एक प्राइमोर्डिलर डिवाइन बीस्ट है। जब वह काय कॉन्टिनल को छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने यह ट्रायल ग्राउंड पीछे छोड़ा था। जो भी बंदा इस ट्रायल को कंप्लीट करेगा उसे यह ब्लड लाइन मिलेगी और वह अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करेगा। इस वजह से फोनिक्स क्लैन की निर्मित हुई। फिनिक्स ने यहाँ पे ऐसे 2 ग्राउंड छोड़े हैं, उनमें से एक डिवाइन फोनिक्स इंपीरियर है और दूसरा यहाँ पर है। यह जो ग्राउंड है वह बहुत ही देरी से मिला था, उस वजह से यहाँ के लोग बहुत ही धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। यांचे कहता है, इसका मतलब यह है कि यह एक ट्रायल ग्राउंड है और यह कोई ट्रेजर नहीं है। बाईची कहता है, हाँ,
आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरे एंसेस्टरों ने यहाँ ट्रायल की थी और वह पास भी हो गए थे। उस वजह से हमारा सेट ग्रो हो पाया और हमारे इंपीरियर ने उसका नाम चेंज करके डिवाइन फोनिक्स इंपीरियर कर दिया। उन्होंने अपने ब्लड लाइन से सभी को नीचा समझा। उस वजह से वह पूरी दुनिया से अलग हो गए और हम लोग यहाँ पर आके बस गए। इसी सारे रीजन के वजह से हम लोग यहाँ पर है। यांचे कहता है फिर भी आप लोग पावरफुल होने चाहिए थे, लेकिन आप लोगों की करंट कंडीशन बहुत ही खराब है। यह कैसे हो सकता है? बाई चियान कहता है यह सब कुछ एक इंसिडेंट के वजह से हो गया था। उस वजह से हम लोगों के ऊपर यह कर्ज लगा कि फिनिक्स क्लैन के ऊपर कौन सा कर्ज लगा था। और हमें दिखाया जाता है कि एक दिन हमारे एंसेस्टरों में किसी एक बंदे के साथ फाइट कर रहे थे, तभी उन्होंने मॉन्स्टर फायर फ्रेम का यूज किया। उस फायर फ्रेम की वजह से एक सेक्ट के लगभग 20 से 25 हजार लोग मारे गए। वो फ्रेम हमारे एंसेस्टर के बॉडी में भी चली गई। उस वजह से फोनिक्स हमारे ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने हम लोगों को यह कर्ज दे दिया। उस वजह से हमारे यहाँ के सभी लोग मैक्सिमम एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेलम पर ही पहुंच सकते हैं। इसके आगे कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। यह सब कुछ हमारे साथ हुआ और यह फ्रेम मार्क हमारे सिर के ऊपर हमेशा के लिए मार्क कर दिया गया। हमारे फ्रेंड सिस्टर के पास इससे बचने के लिए कोई भी चांस नहीं था। उनकी पावर कम होने की वजह से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे एंड सिस्टर ने बहुत सारे प्रयास किए कि यह कर्ज मार्क हमारे फोरहेड से निकल जाए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हो पाया। इस पूरी घटना को लगभग 10,000 ईयर हो गए, फिर भी यह कर्ज आज भी जैसे है उसी हाल में है। उस वजह से हम लोग इस 10,000 माउंटेन बीस्ट के अंदर रह रहे हैं। वो भी पूरी दुनिया से छुपके। हम लोग अपनी खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज आपने देख ही लिया होगा कि डीमन मशीनरी गिल्ड के लोग हमारे साथ इतनी बुरी तरह से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन हम लोग उनको अपोज भी नहीं कर पाए। यह सारी बातें सुन के यांचे सोचने लगता है कि शायद मैं इसके ऊपर कुछ कर सका तो बहुत ही अच्छा होगा और इसके साथ ही मेरा कल्टीवेशन भी बढ़ सकता है। बाई चांस क्या यह ट्रायल ग्राउंड फोनिक्स ने किसी फॉर्मेशन पे बसाया हुआ है क्या? बाई चांस कहता है हाँ, यह फॉर्मेशन पे बेस है। यांचे कहता है तो तुम मेरे लिए इस फॉर्मेशन के खोल सकते हो क्या, क्योंकि मैं इस ट्रायल को देना चाहता हूँ। बाई चांस चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल ट्रायल होता है। और तो और जो भी बंदा इस ट्रायल से अब तक पास हुआ है उनमें से सबसे वीक जो था उसकी कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेलम की थी और तुम्हारी तो मिस्टिक प्रोफाउंड रेलम की है, तो तुम इसे बिल्कुल भी पास नहीं कर पाओगे। यह तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा यह ट्रायल फायर के ऊपर होती है। यांचे एक क्रिपी से स्माइल देते हुए कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही फायर एट्रीब्यूट है। उस वजह से मेरे को फायर से कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बाई चांस कहता है फिर भी यह फायर फोनिक्स की है और यह बाकी फायर जैसी बिल्कुल भी नहीं है। यांचे कहता है फिर भी मैं इसे करना चाहूंगा। तुम मेरे लिए यह कर पाओगे? मुझे उस प्लेस में जाने दो जहाँ पर की ट्रायल देते हैं। यांचे की पूरी बातें सुनने के बाद बाई चांस थोड़ा सोचने लगता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होगा, तुम्हें ट्रायल देने से रोकने के लिए। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे उस ट्रायल ग्राउंड में पहुंच चुका था और यांचे मन में सोचता है कि दिस प्लेस, यह प्लेस शायद ट्रायल ग्राउंड है। तभी उसके सामने अचानक दो आंखें आ जाती है और वह आंखें कहती है तुम ह्यूमन, वेलकम टू द ट्रायल ग्राउंड। यांचे उस आंखों को देख ही रहा था। उन आंखों को देख के यांचे सोचता है कि शायद यह स्पिरिट ऑफ द फोनिक्स है। तभी वह स्पिरिट कहती है हाँ, मैं फोनिक्स की स्पिरिट हूँ। मैं यहाँ पर एग्जिस्टेंस करता हूँ कि फोनिक्स का। तुम ह्यूमन, क्या तुम अपनी पहली ट्रायल देने के लिए रेडी हो गए? तो हम लोग चालू कर सकते हैं। यांचे हंसने लगता है और कहता है तो चलो, मैं रेडी हूँ ट्रायल देने के लिए। तभी वह स्पिरिट कहते हैं मैं विश करूंगा कि तुम इसमें जरूर सक्सेस हो जाओगे। फोनिक्स कहता है फर्स्ट स्टेज प्रोग्रेटरी क्लेमिंग डीमन फेज स्टार्ट हो रही है। तभी सीन चेंज हो जाता है और यांचे एक अलग ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पर उसके चारों तरफ लावा ही लावा होता है। यह सब कुछ देखने के बाद यांचे थोड़ा सा घबरा जाता है और मन में सोचता है कि यह रियल है कि इस ग्राउंड को फोनिक्स ने छोड़ा है। यहाँ पर तो चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा लावा है और फायर भी है। इन सारी वजह से यहाँ पर की हवा भी बहुत ही गर्म है। शायद मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे सोचते हुए यांचे अपने डीमन फायर का यूज करने लगता है और कहता है कि कौन मुझे फिर से मौत की सजा देने वाला था। यांचे यह सब कुछ कह रहा था, तभी उस लावा के अंदर से बुलबुले बाहर आने लगते हैं। यांचे कहता है शायद मेरा फर्स्ट स्टेज पॉर्गेटरी डीमन के बारे में होना चाहिए, लेकिन वह कहाँ पे है? अब तक तो उसे मेरे सामने आ जाना चाहिए था। शायद वह मेरी कील से डरा होगा, उस वजह से वह छुप गया होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तभी हेवनली पॉइजन
बीट के अंदर से मास्टर ली कहती है, तुम्हारे पीछे देखो। यांचे पीछे घूम जाता है और सामने जो था उसे देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। मन में सोचने लगता है कि यह तो बहुत ही बड़ा है। मास्टर कहती है, यह तो ट्रू प्रोफाउंड फायर बीस्ट है। यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है उस वजह से इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। उसके साथ ही यह अपनी एनर्जी बहुत ही कम समय में भी रिगेन कर सकता है। यांचे मन में सोचता है कि इसकी फायर पावर तो लगभग स्पिरिट प्रोफाउंड रिलम की है। यांचे उस बीस के सामने एक छोटे से चींटी के समान लग रहा होता है। तभी वह बीस यांचे के ऊपर एक फायर बॉल का अटैक कर देता है। वह अटैक देख के यांचे पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी वह अटैक आके यांचे को लग जाता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट को लगते ही मास्टर कहते हैं, तुम अपने आप को पहले देख लो और फिर यह डरना बंद करो। तभी वहाँ पर से ब्लास्ट की धूल हटने लगती है और यांचे अपने आप को देखने लगता है। देख के कहता है कि क्या मैं इस ब्लास्ट से भी बच गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। यह बहुत ही अच्छी बात है। मास्टर ली कहती है, अगर तुम्हारे जगह पे दूसरा कोई होता तो यहाँ पर मारा जा सकता था, लेकिन तुम इन सब से अलग हो क्योंकि तुम्हारे पास फायर एट्रीब्यूट है। आगे क्या होगा, यांचे उस बेस्ट को मार पाएगा क्या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे अपने पंच में अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और उस बीस्ट जानवर की तरफ बढ़ जाता है। उसके सीने में एक जोरदार घूसा जड़ देता है और वहां पर से नीचे आते हुए सोचने लगता है कि यह जानवर तो बहुत ही शक्तिशाली है और इसे मारने में भी मुझे शायद बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे किसी भी हालत में इसे हराना ही होगा। जैसा मैंने सोचा था कि किसी भी प्रोफाउंड बीस्ट को मारने के लिए मेरी ताकत शायद कम पड़ेगी, लेकिन तभी मास्टर ली कहती है कि भले ही तुम दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से फाइट करते बैठे, फिर भी अगले 10 सालों तक तुम में से कोई भी नहीं जीत पाएगा। तुम्हें कुछ और करना चाहिए। यांचे सोचता है कि क्या इसका मतलब मेरा फिस्ट इस प्रोफाउंड रिलम के बीस्ट के ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगा और उसकी जो फ्रेम है वह मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं करेगी। शायद मुझे अर्थ प्रोफाउंड रिलम की स्वॉर्ड का यूज करना पड़ेगा। वह अपने हेवनली पॉइजन बीट के अंदर से वही स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यह अर्थ प्रोफाउंड रिलम की स्वॉर्ड बिल्कुल ही सही ठहरेगी। और यांचे उस बीस्ट की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसके कंधों के ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक कर देता है। उसके वजह से उसका कंधा टूट जाता है। यांचे नीचे जमीन पे आ जाता है और कहता है, यह स्वॉर्ड तो इसके ऊपर बहुत ही असरदार है, शायद मुझे इसका लगातार यूज करना चाहिए। तभी वह बीस्ट अपना एक गुस्सा यांचे के ओर मार देता है। यांचे उसे जंप करके डॉज कर लेता है और उस हाथ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी मास्टर कहते हैं, तुम्हें उसके सर के ऊपर का जो गोल्ड मार्क दिख रहा है, तुम्हें उसके ऊपर ट्रैक करना चाहिए। यह जगह उस बीस्ट की वीकनेस है। इतना सुनते ही यांचे उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, मरो तुम यहाँ पे अभी। उस अटैक में इतनी ताकत होती है कि उसका सिर पूरी तरह से अलग हो जाता है और यांचे वहाँ पर से नीचे कूद जाता है। तभी वहाँ पर फिनिक की सोल आ जाती है और वह कहती है, तुमने फर्स्ट ट्रायल सक्सेस किया है, अब तुम्हारा अगला टेस्ट फोनिक्स का एरो होने वाला है। यह सुन के यांचे सोचने लगता है, यह किस तरह का टेस्ट होता है। तभी उसके तरफ बहुत सारे एरो आने लगते हैं। यांचे यह सब कुछ देख के बहुत ही घबरा जाता है और कहता है, शायद इस टेस्ट में मुझे थोड़े भी टाइम के लिए रेस्ट नहीं मिलने वाली है। तभी वह एरो आके यांचे के ऊपर लग जाते हैं और उस वजह से जोरदार धमाका हो जाता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें टेस्ट ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की बाईचियन खड़ा होता है। उसके साथ में जोराव भी होती है। जोराव कहती है कि क्लैन लीडर बाईचियन, यांचे अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। बाईचियन कहता है कि जोराव, तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि जो फोनिक्स का स्पिरिट है वह अगर कोई वहाँ पर हार जाता है तो उसे खुद की जान बचाने के लिए वह उसे टेस्ट ग्राउंड से टेलीपोर्ट कर देता है। तुम्हें यांचे के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि वह शायद इस टेस्ट को जरूर पास कर पाएगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें टेस्ट ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर यांचे उस जगह पर से भाग रहा होता है और उसके तरफ बहुत सारे एरो की बौछार हो रही होती है। तभी यांचे के बहुत से नजदीक से 2 एरो निकल जाते हैं। यह देख के यांचे जोर से चिल्लाता है और कहता है, लगभग 7 से 8 हजार एरो मेरे ऊपर छोड़े थे, लेकिन मैं बच गया। क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी यांचे के ऊपर और बहुत सारे एरो आने लगते हैं। यह देख के तो यांचे की हालत पतली हो जाती है। तभी वह सारे एरो वहाँ पर ही रुक जाते हैं और फोनिक्स बीस्ट की स्पिरिट यांचे से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसी बॉडी होगी जो कि इस फायर को भी सह सकती है। अगर मैं गलत नहीं हो तो प्राइम ऑर्डर हेरिटेज है, वह भी गॉड का, तुम्हारे बॉडी के अंदर। यह सुन के यांचे बहुत ही शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या इसे कैसे पता चला कि मेरे पास हेरिटेज है गॉड का। शायद यह दोनों हेरिटेज एक दूसरे के लिए ही होने चाहिए। तभी फिनिक्स स्पिरिट कहता है कि यह जो हेरिटेज ऑफ गॉड ट्रेजर है यह सबसे शक्तिशाली है और जो भी कोई फायर है इसके सामने सिर्फ उसके दास बनने के लायक ही है। तुमने उसका इस्तेमाल करके पहले 2 टेस्ट को पास किया है, यह मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती हो, क्योंकि यहाँ
पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे इसे यूज करने से रोका जा सकता है। पहले 2 टेस्ट में आज तक सिर्फ 39 ही लोग पास हो पाए हैं और जो तुम्हारी आखिरी टेस्ट है वह तुम्हारे करप्शन ऑफ हार्ट पे डिपेंड है। अगर तुम्हारा हार्ट साफ रहेगा तो तुम इसमें बहुत ही आसानी से पास हो पाओगे। अगर तुम्हारा हार्ट करप्ट होगा तो शायद तुम इसमें बिल्कुल भी पास नहीं हो पाओगे। आज तक सिर्फ 7 लोग ही इसे पास कर पाए हैं। यह बात सुन के तो यांचे पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मन में सोचता है सिर्फ 7 ही लोग इसे पास कर पाए, मेरे ख्याल से यह बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी फोनिक्स की स्पिरिट कहती है कि तुम्हें अपने आप पे पूरी तरह से भरोसा रखने का होगा और अपने हार्ट को भी साफ रखना पड़ेगा, तो ही तुम इस टेस्ट को पास कर पाओगे। इसे पास करने के लिए तुम्हें अपने माइंड के अंदर जाना चाहिए। इस दुनिया में तुम अपने पावर पे ही भरोसा रख सकते हो। तभी यांचे अपने मन के अंदर चला जाता है। उसकी चारों तरफ फायर ही फायर होती है। तभी यांचे मन में सोचता है कि शायद मेरा माइंड कोई डिस्टर्ब कर रहा है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पॉट के अंदर से धुआं निकल रहा है और यांचे जख्मी हालत में बेड से उठता है और पूरी तरह से चौंक जाता है। शायद मैं घायल हो चुका हूँ और मेरा हार्ट भी, लेकिन जो मेरे को स्मेल आ रही है वह एक मेडिसिन की लग रही है। मैं कहाँ पर हूँ और यह कौन सी प्लेस है? तभी उसकी नजर एक कागज के ऊपर पड़ती है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। उस वजह से वह तुरंत ही अपना हाथ अपने वेपन की तरफ ले जाके वेपन उठा लेता है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। यांचे उसे पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वह लड़की कहती है, ब्रदर यांचे, तुम उठ गए? यह लड़की कौन है और यांचे कहाँ पे आया है? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को देख के यांचे कहता है लिंगर। यांचे को देख के वह लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और वह कहती है, ब्रदर यांचे, तुम उठ गए? यांचे उठने की कोशिश कर रहा था। तभी लिंगर कहती है, ब्रदर तुम उठने की कोशिश मत करो, अभी तुम इंजर हो। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, शायद इसीलिए तुम उठ रहे हो। लिंगर की यह बातें सुन के यांचे के आंखों से पानी आ जाता है और वह लिंगर कहते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है किस तरह से लिंगर के ऊपर अटैक हुआ था और वह पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। यांचे कहता है, मैं शायद कोई ख्वाब देख रहा हूँ। उसकी बातें सुन के लिंगर कहती है, ब्रदर यांचे, क्या हुआ? तुम इस तरह से अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? तभी यांचे लिंगर को अपने बाहों में भर लेता है। लिंगर अपने इविल इंटेंशन के साथ यांचे को गले मिलती है और कहती है, ब्रदर यांचे, तुम बदला लेने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मेरी मास्टर सोल हेवन में है, वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि तुम इस तरह का प्रॉब्लम में फंस के रहो। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बदला लेना छोड़ दोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं तुम्हारी सबसे ब्यूटीफुल वाइफ रहूंगी तुम्हारी पूरी जिंदगी। यह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ऐसे कहते हुए यांचे का वेपन अपने हाथ में उठाने लगती है। उस वेपन को उठाने के बाद वह वेपन यांचे के पीठ में खोप देती है। उस वजह से यांचे के पीठ से बहुत सारा खून निकलने लगता है। यांचे उसकी सारी हरकतें नोट कर लेता है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलता है और इतना ही कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे के माइंड के बाहर, मतलब कि असली दुनिया में, यांचे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं इस थर्ड टेस्ट को आसानी से पास कर पाऊंगा, लेकिन जितना मैंने सोचा था यह उससे भी बहुत ही मुश्किल है। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर पास हो सकता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जितना मैंने समझा है उस हिसाब से मैं यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो चुका हूँ। तभी स्पिरिट बीस्ट कहता है कि तुम पहले से ही जानते थे कि यह एक तुम्हारा भ्रम है, फिर भी तुमने यह कंटिन्यू किया और तुम्हारे सामने जो वेपन था उसे यूज करके उस लड़की को तुम मार के इस टेस्ट को पास कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यांचे कहता है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपने लोगों को खुद ही नुकसान पहुंचाऊं, भले ही इसके लिए मुझे इस टेस्ट में फेल ही होना पड़े। इसके अलावा आपने मुझे लिंगर को फिर से मिला दिया, मुझे उसे बाहों में भी भरने दिया, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। तभी फोनिक्स स्पिरिट कहता है, मेरे ख्याल से वह लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और तुम्हारा हार्ट भी इस टाइम पे सही था। आपने हेवनली पॉइजन बीट के वजह से पुनर्जन्म लिया है, उस वजह से इस दुनिया के कर्मों के साथ छेड़छाड़ की है। बटरफ्लाई इफेक्ट के वजह से आपको इस जिंदगी में और एक चांस मिल गया है अपने कर्मों को ठीक करने के लिए। फोनिक्स स्पिरिट की यह सारी बातें सुन के यांचे को बहुत ही गहरा सदमा लग जाता है और वह मन में सोचता है कि इसे तो मेरे पिछले लाइफ के बारे में भी पता है। यांचे कहता है, इसका मतलब क्या है और तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे सीधे सीधे बताओ। और मन में सोचता है कि इसके पास तो हर तरह का नॉलेज है, पॉइजन, मेडिसिन, रिफाइनिंग, स्पेस एंड डिफेंस। इसके अलावा इसके पास रिकार्नेशन की भी एबिलिटी है। तभी फोनिक्स स्पिरिट कहता है, तुम एक दिन उस सारी बातों को जान पाओगे जो कि मैं बता रहा था। अभी यह ठीक टाइम नहीं है यह सारी तुम्हें बातें बताने के लिए। अभी तुम इस टेस्ट में पूरी तरह से पास हो चुके हो और तुम अभी ऐसे 8वां इंसान होगा जो कि इस टेस्ट को पास कर चुका है और अपने प्यारे लोगों को मारने से भी बच पाया, अपने आप पे
पूरी तरह से भरोसा भी रखा। तुम बिल्कुल लायक हो मेरी हेरिटेज पाने के लिए। कांग्रेचुलेशन। जब तुम्हारा टेस्ट चालू हुआ था तब मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में पावर ही सब कुछ है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत था। तुम्हें जानबूझ के गलत डायरेक्शन में भेजने की यह कोशिश थी, लेकिन तुमने यह सब कुछ समझ के सही डिसीजन लिया और तुम इस टेस्ट में पास हो गए। इसके अलावा फोनिक्स एक बहुत ही दयालु बीस्ट है जो कि अपने प्रियजनों को बचाने के लिए और अहिंसा के खिलाफ है। तुमसे पहले जो भी आए थे वह लोग अपने प्रियजनों को खो दिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपने प्रियजनों को गले मिलने के लिए अपने आप को ही खत्म कर दिया। इसलिए तुम ही एक अकेले ऐसे इंसान हो जिसे फोनिक्स की ट्रू पावर मिलेगी। अब मैं तुम्हें फोनिक्स ब्लड लाइन देता हूँ। ऐसे कहते हुए यांची की तरफ फोनिक्स की ब्लड दे देता है। यांचे वह ब्लड अपने उंगली पर ले लेता है और कहता है यह सिर्फ इतनी सी बूंदे है, इससे क्या हो पाएगा। तभी वह बूंदे यांचे के उंगली के अंदर जाने लगती है। उस वजह से यांचे को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। उसके हाथों से फायर निकलने लगती है। उसके अलावा उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और वह बहुत ही ज्यादा पेन महसूस करने लगता है। तभी फोनिक्स कहता है कि हालांकि आम इंसान को एक बूंद को ही संभालने में उसकी जान चली जाती है, लेकिन तुम में कुछ अलग है जो तुम्हारे पास पहले से हेरिटेज है गॉड का। उसके अलावा हेवनली पॉइजन बीट, उस वजह से तुम्हें इसे संभालने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तभी यांचे बहुत ही जोरों के दर्द से चिल्लाने लगता है। फोनिक्स कहता है कि जब तुम वह तीनों बूंदे अपने बॉडी के अंदर संभालोगे उसके बाद तुम पूरी तरह से फोनिक्स ब्लड को एक्टिवेट कर पाओगे। यह सारी बातें सुनने के बाद यांचे अपना फुल पोटेंशियल देके वह अपने बॉडी के अंदर समाने की कोशिश करता है। कुछ ही समय में वह उसे अपने बॉडी के अंदर समाने में सफल हो जाता है। उस वजह से यांचे के माथे पर भी फायर सिंबल आ जाता है। तभी फोनिक्स का स्पिरिट कहता है कि तुमने अपने बॉडी में उसे सक्सेसफुली समा लिया है। कांग्रेचुलेशन फॉर द सक्सेस। फोनिक्स कहता है कि जो तीसरा ड्रॉप है उस वजह से तुम्हारी लाइफ स्पैन लगभग 300 साल तक बढ़ेगी। तभी स्पिरिट उसको एक बोतल जैसी चीज देता है और कहता है मैं तुम्हें यह गिफ्ट। स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे वह सभी गिफ्ट अपने पास ले लेता है। तभी वही स्पिरिट उसको बताता है कि यह जो पील है उससे तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और तुम अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगे। इसके साथ ही जो तुम्हें जेड स्पून दिया जाता है उसमें वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स है। इसके अंदर तुम्हें वर्मिलियन बर्ड स्पिरिट और गोल्डन क्रो रिकॉर्ड बर्निंग वर्ल्ड भी दिया जाता है। जो यह 3 बुक है उससे तुम हेवन को भी हिला सकते हो। फिनिक्स ने वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर 6 स्टेप को पूरी तरह से बताया है। यांचे यह सब कुछ सुनने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है और वह यह जेड को उठा लेता है और मन में सोचता है कि यह छोटा है लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो कि फिनिक्स ने अपने पीछे छोड़ी है। इन कल्टीवेशन बुक को तो गॉड कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तभी यांचे उसे देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि उसके ऊपर पहले के 4 स्टेप नहीं होते हैं और वह जोर से चिल्लाता है यह क्या है, इसमें तो पहले के 4 स्टेप नहीं है, सिर्फ 5th और 6th स्टेज ही है। बिना पहले 4 स्टेप के मैं इन्हें कैसे सीख पाऊंगा। फोनिक्स कहता है इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इंसानों ने अपने अंदर बहुत से लालच रखे थे और उन्होंने इस टेस्ट ग्राउंड को पाने के लिए अपने आप ही एक दूसरे के साथ बहुत से लड़ाइयाँ की। उनमें से कुछ ने तो इसे पाने के बाद जला भी दिया। यह सब कुछ इसी वजह से हुआ। अभी सिर्फ 5th और 6th ही स्टेज अवेलेबल है। इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। भले ही मैं इसे फिर से बनाना चाहूँ तो भी नहीं बना सकता हूँ। फोनिक्स की यह सारी बातें सुन के यांचे मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर पूरी तरह से धोखा दिया जा रहा है। तभी फोनिक्स यांचे को कहता है कि तुम्हारे पास एक मंथ है, उसमें तुम जितना चाहे उतना सीख सकते हो। यह सब कुछ तुम्हारे काबिलियत के ऊपर डिपेंड है कि तुम कितना फोनिक्स के स्टेप को सीख सकते हो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर से बाहर जाना पड़ेगा। और एक बात है, इस चीज के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। अंततः मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम इसका किस तरह से यूज करोगे यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम बाहर जाने के बाद किसी गलत इंसान के हाथों में पड़े तो यह सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहेगा। यही मेरी आखिरी चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इसके साथ ही वह फोनिक्स वहाँ पर से चला जाता है। यांचे उस टैबलेट की तरफ देखता है और सोचता है चलो फिर मैं इसे लर्न करना स्टार्ट कर देता हूँ। यांचे उसकी तरफ देखता है और मन में सोचता है कि वास्तव में यह एक सिर्फ छोटा सा पीस है लेकिन इसकी पहली 4 स्टेप नहीं है, तो मैं इसे किस तरह से यूज कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे जो मास्टर थे उन्होंने भी जब मेडिसिन पढ़ा होगा तब उन्हें भी यही सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। उन्होंने भी दुनिया के ऐसे ही एक किसी टुकड़े का यूज किया था पूरी मेडिसिन सीखने के लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं यह सब सीखने के लिए उनसे भी बेहतर हूँ। और यांचे कहता है मास्टर मैं आपकी बातों पे खरा उतरने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा और यह सब कुछ सीख के ही रहूंगा। यांचे पूरे जोश में आ जाता है और वह पिल निकालते हुए कहता है मास्टर आप देखिए मैं इसे कैसे सीख लेता हूँ। और यांचे वह पिल खा लेता है। उस वजह से यांचे के 4
चारों ओर एक एनर्जी क्रिएट होने लगती है। उस एनर्जी को देख के फोनिक्स की स्पिरिट कहती है, यह तो प्रोफाउंड एनर्जी है, वह भी फ्रेम की। इसके साथ यह बहुत ही जल्दी इसे पूरी तरह से मास्टरी कर सकता है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और फोनिक्स कहता है, ह्यूमन, तुमने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम यह इतनी जल्दी सीख सकते हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है जो कि इसे इतनी जल्दी सीख सकता है। ट्रायल ग्राउंड में आपका समय खत्म होने ही वाला है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इसका इस्तेमाल तुम पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। यह एक विशिष्ट स्किल है, यह तुम जब समय आ जाएगा तब जान सकते हो। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ट्रायल ग्राउंड के अंदर जोराव और बाईचुआन होते हैं। बाईचुआन जोराव से कहता है, मिस जोराव, लगभग 1 महीना हो गया है, अभी तक यांचे वापस नहीं आ पाया है। इसके अलावा हमारे पास जो खाने पीने की चीजें है वह भी लगभग खत्म ही हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारा क्लाइंट अब यहाँ पर पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो। यह सुनने के बाद जोराव कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? और मन में सोचती है कि शायद मुझे यहाँ पर से बाहर जाके उन लोगों को मार के कुछ राशन उनका लेके वापस आना चाहिए। ऐसे कहते हुए जोराव वहाँ पर से बाहर निकल जाती है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ब्लैक डीमन मशीनरी ग्रुप के लोग बैठे थे। उनमें से कुछ बंदे एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक बंदा कहता है कि ये लो, तुम खा लो। तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैं खा लेता हूँ, लेकिन अंदर के लोग तो पहले से ही बिना खाए पिए शायद अब तक मारे जा चुके होंगे। यह सारी बातें वह कर ही रहे थे। तभी उनमें से एक के पीछे एक स्लैश आ जाता है। वह स्लैश जोराव ने किया रहता है, उस वजह से वह बंदा वहाँ पर ही मारा जाता है। तभी जोराव पीछे घूमती है और सोचने लगती है शायद उनका राशन वहाँ पर है। जोराव अपना स्पीड बढ़ा के उस राशन की तरफ दौड़ने लगती है। वह वहाँ पर पहुंचने ही वाली थी, तभी वहाँ पर पीछे से एक अटैक आ जाता है। वह अटैक आते हुए जोराव महसूस करती है, लेकिन वह कुछ कर पाती उससे पहले ही वह अटैक आके जोराव को लग जाता है। उस वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। क्या जोराव होती है और हमें दिखाया जाता है कि जोराव उस अटैक से बच जाती है। तभी ब्लैक डीमन के लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत टाइम से आपका वेट किया था, क्योंकि हमें पता था कि आपका राशन जरूर खत्म होगा और आप यहाँ पर आके हमारा राशन लूटने की कोशिश करोगे। जोराव उस धुएं में से बाहर आ जाती है और वह बुरी तरह से घायल होके अपने घुटनों पे बैठी हुई होती है और वह कहती है, यू बास्टर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी ब्लैक डीमन के लोग कहते हैं, तुम यहाँ पर से बच के बिल्कुल भी नहीं जा पाओगी और तुम्हारी यह खूबसूरती है, उससे हम लोग जरूर मजा उठाएंगे। दूसरा बंदा कहता है, इसे देख के तो मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मैं इसके साथ मजा करना चाहता हूँ सबसे पहले। तभी जोराव अपनी चारों तरफ की हालत का जायजा ले लेती है और मन में सोचती है कि धत तरीकी, मैं इनके ट्रैप में फंस गई। तभी ब्लैक डीमन का एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम इडियट लोग हो, यह जो लड़की है वह सुंदर है लेकिन वह बहुत ही हट्टी है। भाइयों, हम लोगों को इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। तभी वहाँ पर ब्लैक डीमन का कैप्टन आ जाता है और वह कहता है, जो तुम्हारे साथ बंदा था वो कहाँ पे गया? क्या वह अंदर ही मारा गया? मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा। जोराव यह सब कुछ सुनने के बाद मन में सोचती है कि यांचे इस तरह का बंदा बिल्कुल भी नहीं है, शायद इस बार मुझे ही अपनी खुद की जान मुश्किल में डालनी पड़ेगी। जोराव यह सब कुछ सोच ही रही थी, तभी ट्रायल ग्राउंड के गेट के अंदर से 3 अटैक आ जाते हैं और वह आके ब्लैक डीमन के बंदों को लग जाता है। उस वजह से वह बंदा उसी जगह पे मर जाता है। मरते हुए वह जोर से चिल्लाता है, सेकंड ब्रदर। उसकी आवाज सुन के बाकी के बंदे उसकी तरफ देखते हैं। वह देखते ही पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने वह 2 बंदे मारे जा चुके थे। जोराव भी सोच में पड़ी थी। तभी कैप्टन कहता है, कौन है जिसने मेरे आदमियों को मारा? हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पे यांचे आ जाता है और कहता है, शायद यहाँ पर से कोई चिल्ला रहा था, कौन है जो मुझे बुला रहा था? अब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ, तो चलो मैं अपनी फोनिक्स फायर का तुम लोगों को स्वाद चखाता हूँ। ऐसे कहते हुए यांचे अपनी फोनिक्स फायर को बाहर निकाल लेता है और कहता है, कौन है पहले जो इस फायर से बुनना चाहता है? यांचे को वहाँ पे देख के जोराव बहुत ही खुश हो जाती है और कहते हैं, यांचे तुम वापस आ गए। यांचे जोराव के पास आता है और कहता है, जोराव अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसके लिए इनको बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता है, इन्हें इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। ऐसे कहते हुए यांचे अपनी फोनिक्स की पावर हाथ से निकाल के ऊपर की तरफ कर देता है। उस वजह से एक जोरदार रोशनी यांचे के हाथों से निकल के आसमान की तरफ चली जाती है और वहाँ पर एक बड़ा सा फोनिक्स क्रिएट हो जाता है। उसे देख के ब्लैक डीमन के लोग पूरी तरह से घबरा जाते हैं और वहाँ पर से भागने लगते हैं। भागते हुए वो लोग कहते हैं कि जल्दी करो, हमें जान बचाने के लिए यहाँ पर से भाग जाना चाहिए, यह क्या है? तभी वह अटैक ऊपर से आके कैप्टन के ऊपर लग जाता है। उस वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। कैप्टन जैसे तैसे उस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है और मन में सोचता है कि यह बहुत ही टेरिफिक पावर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लड़का इस तरह का भी अटैक कर सकता है, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
तभी यांचे को जोराव कहते हैं, जूनियर ब्रदर यांचे, तुम्हें यहाँ पर ठीक ठाक देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे साथ कुछ हो चुका होगा। यांचे कहता है, मुझे माफ करें, मैं यहाँ पर आने के लिए थोड़ा लेट हो गया था। यह मेरे पास पिल है, आप इसे खा के अपने आप को बेहतर महसूस कर सकती हो। ऐसे कहते हुए यांचे उसे वह पिल खिला देता है और कहता है, अब तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करो। जोराव उस पिल को खा के पूरी तरह से शॉक हो जाती है और मन में कहती है कि यह तो एक हेवनली रिटनेबल पिल है, यह बहुत ही वैल्यूएबल मेडिसिन है जो कि यांचे ने मुझे खिलाई है। यांचे वहां पर से जा ही रहा था, तभी जोराव पीछे से कहते हैं, यांचे पीछे घूम जाता है और कहता है, सीनियर सिस्टर जोराव, तुम्हें इस बैटल की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पर संभाल लेता हूँ। ऐसा कहते हुए यांचे वहां पर से आगे बढ़ के ब्लैक डीमन ग्रुप के सामने आ जाता है। उसे अपने सामने देख के कैप्टन के साथ वाला बंदा कहता है कि शायद इस बंदे ने पिछली बार की तरह ही वही हथियार यूज किया होगा, हमें इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यह सुनने के बाद कैप्टन पूरे जोश में आ जाता है और कहता है, हमें इस कचरे के सामने डरने की अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जाओ और उसे खत्म कर दो। यह सुन के सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और यांचे से कहते हैं, अब तुम यहाँ पर से बच के नहीं जा पाओगे, तुम यहाँ पर ही मारे जाओगे। उन्हें अपनी ओर आते हुए देख के यांचे अपनी ताकत बढ़ाने लगता है और कहता है, आओ मेरे साथ जो भी मुकाबला करना चाहता है। और मन में सोचता है कि अब मैं 10th लेवल ऑफ नेसेंट प्रोफॉर्म रेलम पहुंच चुका हूँ, उस वजह से मैं इन्हें तो एक केक की तरह काट सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए यांचे अपना एक अटैक उन लोगों की तरफ कर देता है। वह अटैक जाके सीधा उन लोगों के बीच में से आगे निकल जाता है, उस वजह से वह लोग वहाँ पर ही मारे जाते हैं। तभी उस अटैक से उनका कैप्टन बच के यांचे के पीछे आ जाता है और वह यांचे से कहता है, अब बचो इस अटैक से मेरे। ऐसे कहते हुए वह यांचे की तरफ अटैक कर देता है। वह अटैक आके यांचे को लग जाता है, लेकिन वह उसका शैडो होता है। उस अटैक के लगने की वजह से वह शैडो वहाँ पर से डिसअपीयर होने लगता है। यह सब कुछ देखने के बाद तो कैप्टन की हालत बहुत ही खराब होती है और वह कहता है, कहाँ गया वो? यांचे उसके सर के ऊपर ही होता है। तभी यांचे अपने शॉर्ट से, जो कि हेवन अर्थ ट्रेजर होता है, उससे एक जोरदार स्लैश बाकी बचे हुए कुछ बंदों पे कर देता है। उससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। यांचे वहाँ पर से नीचे उतर आता है और उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, तुमने यह देखा क्या? मैंने अपने इसी हाथों से इन दोनों को मार दिया है, अब अगली बारी तुम्हारी होगी। यह सुनने के बाद कैप्टन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, यू बास्टर्ड, अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। ऐसे कहते हुए कैप्टन यांचे की तरफ बढ़ने लगता है और वह यांचे के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देता है। यांचे उसे डिफीट करने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और वह अटैक रोक देता है। कैप्टन यांचे के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। क्या यांचे इस अटैक से बच पाएगा या चल होती है और हमें दिखाया जाता है कि तभी कैप्टन यांचे के ऊपर एक अटैक कर देता है। उस वजह से एक जोरदार धमाका हो जाता है। वह धमाका हमें बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा था। उस धमाके की वजह से कैप्टन और यांचे दोनों पीछे घसीटते हुए चले जाते हैं। उनकी चारों ओर धुआं ही होता है। उस धुएं में से यांचे कहता है कि क्या बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है मुझे हराने के लिए? और यांचे मन में सोचता है कि यह प्रोफाउंड रेलम पे है, फिर भी इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। कैप्टन भी उसकी ताकत देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है और अपने बंदों के पास आते हुए कहता है, तुम लोग सुनो, जो भी कोई इस कचरे को मारेगा वह नेक्स्ट कैप्टन हो जाएगा। यह सब कुछ सुनने के बाद ब्लैक डीमन ग्रुप के सभी बंदे जोश में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हम लोग उसे जरूर मारेंगे। ऐसे कहते हुए यांचे के चारों ओर घेरा बनाने लगते हैं। वो लोग चिल्ला ही रहे थे, तभी पीछे से जोराव यांचे को कहती है, यांचे तुम थोड़ा बच के रहो। यांचे पीछे घूम जाता है और जोराव को कहता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए यांचे अपने फोनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और एक जंप करते हुए आगे बढ़ जाता है। यांचे अपने फायर के साथ ब्लैक डीमन ग्रुप के बंदों को एक के बाद एक मारने लगता है। उसका यह रुद्र रूप देख के सभी लोग डरने लगते हैं और यांचे से दूर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, इस बार हमें छोड़ दो। यांचे हंसते हुए कहता है, तुम लोग मेरे से भीख मांगने से अच्छा मेरे सिस्टर से मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं उसके बारे में सोचूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जाए या इधर ही मारा जाए। उसे देख के कैप्टन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और कैप्टन मन में सोचता है, यह पावर तो शायद फिनिक्स की है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें इधर से जल्द भाग जाना चाहिए। कैप्टन यह सब कुछ सोच ही रहा था, तभी यांचे एक स्टेप लेके हवा में जंप कर लेता है और वहां पर जाके नीचे देखते हुए कहता है कि अब लोग तुम यहाँ पर मारे जाओगे। यह सब कुछ देखते ही कैप्टन और ब्लैक डीमन के बचे हुए लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी यांचे इंपीरियल डांस ऑफ फोनिक्स विंग का यूज करता है। उसका अटैक देखने में एक फोनिक्स जैसा लग रहा था। उस अटैक को देख के सभी लोग घबरा जाते हैं और यांचे एक क्रीपी से स्माइल देते हुए जमीन पर एक जोरदार अटैक कर देता है। उस अटैक के प्रेशर की वजह से यांचे की हेवनली स्वॉर्ड कैप्टन के सीने में दब जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसे कहते हुए वह वहां पर मर जाता है। कैप्टन के मरने के बाद यांचे उसकी रिंग निकालते हुए कहता है, तुम्हारी लाइफ तो कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन इस रिंग की वैल्यू तुम्हारे लाइफ से भी ज्यादा है। ऐसे कहते हुए यांचे वह रिंग उठा लेता है और हंसने लगता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन
बीत चुके हैं। ब्लू विंड इंपीरियर, वहाँ पर एक कमरे के अंदर जोराव सो रही होती है। तभी जोराव को एक आवाज आ जाती है। उस आवाज की वजह से जोराव उठती है। वह आवाज यांचे की होती है। यांचे कहता है, क्या आप अभी भी सो रही हो? यांचे जोराव के पीछे ही सो रहा होता है। जोराव मन में सोचती है, यह सब कुछ यांचे की ही गलती है। अगर हम लोग यहाँ पर जल्दी पहुंच जाते तो हमें अच्छा रूम मिल जाता, लेकिन इसके देरी के कारण हम लोगों को एक ही रूम में सोना पड़ रहा है अभी। जोराव बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कुछ कहने ही वाली थी। तभी पीछे से यांचे कहता है, सीनियर सिस्टर जोराव, क्या हुआ? क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हो? जोराव उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी यांचे जोराव के नजदीक आता है और कहता है, सीनियर सिस्टर, और अपने मुंह पे उंगली फेरते हुए कुछ अजीब ढंग से रिएक्ट करता है। जोराव पीछे घूम जाती है और कहती है, जूनियर ब्रदर यांचे, थैंक्स फॉर जो भी तुमने मेरे लिए कुछ दिनों से किया है, जैसे कि तुमने उस ब्लैक डीमन ग्रुप के कैप्टन को मार दिया था। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने वही अंगूठी जोराव के पास लेके आ रहा था। जोराव उस अंगूठी को और उस फाइट को देख के कहती है, यांचे, तुमने उसे किल कर दिया, और अपने वो मुंह पे हाथ लगा देती है। तभी यांचे के पीछे से ब्लैक डीमन ग्रुप के बंदे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमारा कैप्टन मारा गया है, जल्दी करो और यहाँ पर से भागो। तभी यांचे अपनी फोनिक्स की फायर बाहर निकलते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम लोग यहाँ पर से इतनी आसानी से बच के जा सकते हो? ऐसे कहते हुए यांचे अपना जंप ले लेता है और उन बचे हुए बंदों के ऊपर अटैक करने लगता है। उसके एक ही अटैक में एक बंदा मारा जाता है और यांचे हवा पर से जोरदार नीचे उतरता है। उस वजह से वहाँ पर एक बूम करके आवाज होता है। उसके वजह से पूरे जगह पे फायर ही फायर हो जाती है। वह अटैक डीमन लोटस होता है, उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। उस वजह से सभी लोग मारे जाते हैं और जोराव यह सब कुछ देख के बहुत ही शॉक हो रही होती है और मन में सोचती है कि इसने तो सचमुच ही सारे लोगों को मार दिया। यह लोग लगभग 100 के आसपास थे। तभी उस अटैक के धुएं में से यांचे बाहर निकल रहा होता है। यांचे जोराव की ओर आते हुए अपने हाथ की तलवार जमीन पे घिसटते हुए लेके आ रहा था और कहता है, सीनियर सिस्टर, तुम्हें लग रहा होगा कि यह लड़का बहुत ही क्रूर है और इसने इतने सारे लोगों को मार दिया यहाँ पर। यह सब कुछ यांचे कह रहा था। तभी उसके मुंह से खून आ जाता है। यांचे अपने आप को संभालते हुए कहता है कि अगर मैं इन लोगों को छोड़ देता तो वह लोग आके फिर से इन सेक्ट वालों को बहुत बुरी तरह से हानि पहुंचा सकते थे, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ पर ही खत्म कर दिया। मेरी हालत अभी बहुत ही खराब है क्योंकि मैंने अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर लिया है। क्या आप मुझे किसी अच्छी जगह पर ले जा सकते हो जहाँ पर जाके हम लोग रेस्ट ले पाए? आज के इस फाइट की वजह से उन लोगों को भारी चोट पहुंची होगी और वह इतनी जल्दी तो इस सेक्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करेंगे और वह करने से पहले इसे 10 बार सोचेंगे। तभी पीछे से कुछ बंदे आ जाते हैं और कहते हैं, चलो हम लोग इन्हें खत्म कर देते हैं क्योंकि अभी इनकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है। यही हमारा चांस है कि हम लोग इन्हें यहाँ पर मार सकते हैं। यह बातें सुन के यांचे कहता है, सीनियर सिस्टर जोराव, तुम अभी कह रही थी ना कि हम लोग उन्हें छोड़ दे। अब तुमने खुद ही देख लिया कि यह हमारे साथ क्या करने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है जो मैंने उनके साथ किया वो गलत है? जोराव यह सब कुछ सुनने के बाद थोड़ी सोचती है और अपनी स्वॉर्ड हाथ में लेते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए यांचे से कहते हैं, तुम यहाँ पर ही ठहरो, मैं उन्हें देखती हूँ। यांचे मन में सोचता है कि अगर सीनियर सिस्टर उन्हें मारने में असफल हो गई तो मैंने पहले से ही उनके ऊपर कुछ अटैक किए हैं, वो भी फायर के, वह उन्हें मारने के लिए काफी होंगे। जोराव आगे बढ़ती है और अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक कर देती है। उस अटैक के पावर की वजह से वह बंदे वहाँ पर ही मारे जाते हैं। जोराव आगे बढ़ती है और कहते हैं, यांचे तुमने ठीक ही कहा था, अगर हम लोगों ने इन्हें जिंदा छोड़ा तो यह लोग बाकी बहुत सी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। आज के बाद मैं किसी भी ऐसे इंसान को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। तुमने जो मेरे को सिखाया है वह मैं अपने जिंदगी भर याद रखूंगी। ऐसे कहते हुए वह रोने और हमें दिखाया जाता है कि यांचे और जोराव उसी कमरे में थे। यांचे कहता है, जो लोग किसी आदमी को मारते हैं उन्हें भी दर्द होता है, शायद सिस्टर जोराव को भी यही महसूस हो रहा होगा। ऐसे कहते हुए यांचे जोराव के बहुत ही नजदीक आ जाता है और उसके कंधों को पकड़ लेता है। फिर उसे बेड पे लेटा रहा था। तभी जोराव कहती है, यांचे तुम क्या कर रहे हो? यांचे बेड पे लेटाते हुए कहता है कि तुम अपोज करना बंद कर दो, मैं तुम्हें हैप्पी फील करवाना चाहता हूँ। शायद एक गलत इंटेंशन होगा इसका। ऐसे कहते हुए यांचे उसे गले लिपट जाता है और कहता है, सीनियर सिस्टर जोराव, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें हमेशा खतरों से दूर रखूंगा। उसे ऐसा करते हुए देख के जोराव मन में सोचती है कि यांचे की बॉडी बहुत ही अच्छी है, उसके साथ उसकी बॉडी भी बहुत ही हॉट है। यांचे और जोराव खड़े हुए होते हैं और वह एक दूसरे को किस करते हैं। तभी जोराव मन में सोचती है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शायद मुझे इसे अभी दूर कर देना चाहिए, नहीं तो मुझे बाद में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे सोचते हुए जोराव वहाँ पर से दूर आ जाती है और यांचे से कहती है, अभी अभी आपने बहुत ही बड़ी लड़ाई की है, उसके साथ ही आपने फोनिक्स क्लैन का कर्ज भी तोड़ा है, उस वजह से शायद आप बुरी तरह से थक गए होंगे। हमें और ज्यादा आराम करना चाहिए और हम लोगों को यहाँ पर से जल्द
यहाँ के ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में पहुंचने के लिए अपनी ताकत बचा के रखनी चाहिए। यह सुनते सुनते यांचे अपने बेड पे जाके लेट जाता है और हंसते हंसते कहता है, तो चलो फिर तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और मेरे साथ सो जाओ। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू विंड एम्पायर, वहाँ पर ब्लू विंड प्रोफॉर्म पैलेस, यांचे और जुराव वहाँ पर पहुंच जाते हैं। यांचे वहाँ की खूबसूरती देख के कहता है कि यह बहुत ही अच्छी सिटी है, जैसा मैंने सोचा था कि जो टॉप पे है पूरे ब्लू विंड एम्पायर में, यह बहुत ही अच्छी है। उसकी बातें सुन के जुराव कहती है, हाँ यह बिल्कुल सही है, क्योंकि इस सिटी को रॉयल फैमिली सपोर्ट करती है। मैंने यहाँ पर अपने हेल्प के लिए किसी को बुलाया है, जूनियर ब्रदर यांचे, थोड़ा वेट करो, वो यहाँ पर आ जाएगा। तभी उन दोनों को पीछे से आवाज आ जाता है, जुराव और यांचे तुम दोनों आ गए, आपका सफर कैसा था, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उन्हें देख के यांचे कहता है, क्या यह तो चीफ है हमारे सी किंग हान। यांचे और जुराव उनके सामने आ जाते हैं और यांचे कहता है, हम दोनों तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कैसे? और यांचे मन में सोचता है कि शायद जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा सी किंग हान का और जुराव का रिलेशन होगा, इसीलिए इसे तुम और जुराव दोनों भी लापता थे, लेकिन मेरा कॉन्टेक्ट जुराव से पूरी तरह से कर चुका था। फॉर्चुनेटली तुम दोनों मुझे मिल गए, यह बहुत ही अच्छी बात है। जुराव उनकी बातें सुन के कहती है कि थैंक यू, आपने यह सारी बातें मेरे पिताजी को नहीं बताई, मैं जल्द से जल्द जाके उन्हें मिलके सारी बातें जरूर बताऊंगी। तभी पीछे से जुआन दौड़ते हुए आ रहा था, उसके दौड़ने के वजह से जमीन भी फट रही थी। वो चिल्लाते हुए आता है, ब्रदर इन लॉ तुम आ गए, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसे करते हुए वह यांचे को जोरदार गले लग जाता है। उसके स्पीड के वजह से एक जोरदार धमाका हो जाता है और यांचे घसीटते हुए जाके दीवार में चिपक जाता है। उसके ऊपर युआन होता है, दीवार में लगभग गड्ढा ही हो गया होता है। युआन कहता है कि ब्रदर इन लॉ, मुझे नहीं लगा था कि इस जिंदगी में आपको दोबारा फिर से देख पाऊंगा। तभी जुराव के पीछे से मोराव आगे आ रहा था और वह कहता है, जुराव हम फाइनली बहुत दिनों के बाद मिल ही गए। जब हमारा कांटेक्ट आपसे टूट गया था तो मैं बहुत ही चिंतित था, लेकिन जब से आप मेरे सामने आ चुके हो मैं यह सब कुछ भूल गया हूँ। और मन में सोचता है कि क्या यांचे अभी तक मरा नहीं? तभी उस धुएं में से यांचे कहता है, ब्रदर इन लॉ आपने मुझे ढूंढने के लिए बहुत ही कोशिश की, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। तभी जुराव सी किंग हान से कहती है, चीफ सी किंग हान, मैं आपको थोड़ी तकलीफ देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यांचे को ब्लू विंड प्रोफॉर्म पैलेस के अंदर लेके जाने के लिए आपकी मदद चाहती हूँ। उसकी बातें सुन के सी किंग हान कहते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके लिए जरूर करूंगा। जुराव कहती है, तो फिर ठीक है, मैं यह सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देती हूँ और मैं अभी अपने फादर को देखने के लिए चली जाती हूँ। जुराव कहता है, मैंने अपने फैमिली के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ पर आ चुका था और आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल था। तभी अपनी हालत पे यांचे कहता है, सीनियर सिस्टर। ऐसे कहते हुए वह युहान से अलग होके जुराव के पास आ जाता है और जुराव से कहता है और कहने लगता है कि क्या तुम अभी घर वापस जाने वाली हो और तुम्हें कितने दिन लगेंगे वापस आने के लिए? अगर तुम अकेले घूमोगी तो शायद तुम्हें कुछ हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा। यह सब कुछ सुनने के बाद जुराव हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शहर ब्लू विंड इंपीरियल सिटी है और मुझे यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह सारी बातें सुन के यांचे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वह सिर्फ जुराव की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, सीनियर सिस्टर। तभी अचानक वह जुराव की कमर को पकड़ के कुछ अलग पोज में कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, यह एक पॉइजन रॉड है और इसके अलावा 20 रिपेयरिंग सेंस भी दे रहा हूँ। इन चीजों के साथ तुम जब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तब तुम पूरी तरह से सेफ रह सकती हो। जुराव कहती है, मैं किसी ऐसी जगह पर नहीं जा रही हूँ जहाँ पर मैं किसी ऐसी मुश्किल में पड़ूंगी कि वहाँ पर मेरे ऊपर जीने और मरने की नौबत आए। यांचे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ इतने दिनों तक सोई, फिर भी आप इतनी पोलाइट है। यांचे की बातें सुन के मोराव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन साला वह क्या करेगा। मोराव मन में सोचता है कि क्या यह दोनों एक साथ सोए थे और इतने दिनों तक मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसे सोचते हुए वह अपना हैंड फैन बंद कर लेता है और कहता है, शायद मुझे यांचे के लिए कुछ करना पड़ेगा। और कहता है, अभी तुमने क्या कहा यांचे, तुम्हें अपने जबान पे लगाम लगानी चाहिए। तभी यांचे एक जोरदार पंच मोराव के मुंह पे मार देता है। उस अटैक की पावर के वजह से मोराव बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है और यांचे कहता है, जब कोई दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो किसी बच्चे को उसके बीच में अपना नहीं डालना चाहिए मुंह। अगर फिर से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मोराव उठ जाता है और कहता है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम यहाँ पर ही रुको, मैं अपने चचेरे भाई को यहाँ पर लेके आता हूँ और वह तुम्हारे साथ इस डील को फुलफिल करेगा। ऐसे कहते हुए मोराव वहाँ पर से चला जाता है और जुराव यांचे के बाहों में चली जाती है। यह सब कुछ पीछे से मास्टर सी किंग हान देखते हैं। मास्टर सी किंग हान क्या कहेंगे और यांचे के साथ क्या होती है, और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू विंड इंपीरियल सिटी का इंपीरियल चैम्बर, ब्लू विंड एम्पायर के इंपीरियल गैंग बेड पे लेटे थे, उनके साथ में जुराव खड़ी हुई होती है। जुराव कहते हैं, फादर पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने के लिए मैं नहीं आ पाई, इसके लिए मुझे माफ करें। गैंग कहते हैं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर सही सलामत आ गए, इसी में सब कुछ है। अगर तुम यहाँ पे नहीं आती तो मैं अभी नहीं तो बाद में जरूर मर जाती।
था। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी पीछे से ब्लू विंड एम्पायर क्राउन प्रिंस कैंग लिन आ जाता है और कहता है, शायद आप आने से पहले मेरे से मिलना भूल गए हैं। इसके अलावा अपने साथ कोई पार्टनर भी नहीं लेके आई। उसे वहां पर देख के इंपीरियर कैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पर से बाहर निकल जाओ। उनकी बातें सुन के क्राउन प्रिंस लिन कहता है, शायद मुझे यहाँ आके आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मेरे वजह से पिताजी बहुत ही गुस्सा हो गए और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बीमारी की वजह से मर जाओ। और वह जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वह वहां पर से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद ली इंपीरियर कैंग से कहती है, फादर आप बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले आप अपनी तबीयत पे ध्यान रखिए। वह उसके लायक नहीं है कि आप उसके ऊपर गुस्सा करें। तभी इंपीरियर जुराव के नजदीक आ जाते हैं और जुराव से कहते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरा बेटा होती तो मैं तुम्हें जरूर क्राउन प्रिंस बना देता, लेकिन यह अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा दुखी दिया है। उनकी बातें सुन के जुराव के आंसू निकलते हैं। तभी जुराव टॉपिक चेंज करते हुए कहती है, फादर मैंने पहले से ही किसी को चॉइस किया है जो ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। मेरा यह मानना है कि वह निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। इसके अलावा वह अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस ला सकता है। यह सारी बातें जुराव रोते रोते अपने फादर को बता रही थी और मन में सोचते कि शायद यांचे यह करने में सक्षम हो जाएगा। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे धोखा बिल्कुल भी नहीं देगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें यांचे और यूहान दिखाया जाता है। यूहान खाना खा रहा था। अपना खाना खाते खाते बोलता है, ब्रदर इन लॉ आप सच में इस एग्जाम को देना चाहते हो और आपने मुझे ब्लू विंड एम्पायर का फ्री पास दे दिया? यांचे यूहान की तरफ देखता है और कहता है, शायद मुझे आपके सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है ना? कोई भी आदमी अपने ऊपर ही भरोसा रख सकता है और चीजों को ठीक करने की कोशिश कर सकता है, यह हमेशा याद रखना। और हंसते हंसते यूहान के कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है, तुम्हें हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए और इस पैलेस के बाहर भी कल्टीवेशन करना चाहिए। उसकी बातें सुन के यूहान कहता है, हाँ ब्रदर इन लॉ आपने बिल्कुल सही कहा। तभी यांचे मन में सोचता है कि शायद मुझे ब्लू विंड एम्पायर पैलेस की एग्जाम में पार्टिसिपेट होकर कुछ अच्छा करने की जरूरत है और इसके बारे में मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। इसके अलावा मुझे बहुत ही इच्छा है कि जुराव की असली आइडेंटिटी क्या है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लू विंड प्रोफॉर्म पैलेस एग्जामिन ग्राउंड, वहाँ पर सभी बंदे आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, आज तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफॉर्म असेसमेंट है। तभी एक बंदा कहता है, यह देखो यह तो यांचे है, वो टॉप जीनियस है प्रोफॉर्म ग्रुप में। यह सिर्फ 16 साल की उम्र में ही नेशन प्रोफॉर्म रेलम के 10th स्टेज पे पहुंच चुका है। तभी और एक बंदा कहता है, इस टेस्ट में अब तक सिर्फ 29 लोग ही पास हो चुके हैं, यह टेस्ट बहुत ही मुश्किल है शायद। तभी और एक कहता है, ब्रदर यांचे बहुत ही अमेजिंग है। तभी पीछे से एक बंदा मन में सोचता है, इस बंदे ने तो मेरी पूरी हाईलाइट ही चुरा ली। यह बंदा किस दुनिया से आया है? तुम अभी देखो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट राउंड में किस तरह से धूल चकाता हूँ। तभी वहाँ पर जो एग्जामिनर था वह आ जाता है और कहता है, आप लोगों का सबका स्वागत है जिन्होंने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट राउंड खेलेंगे, उसमें फाइट होगी। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको फैंग यू के साथ 7 अटैक को एक दूसरे के ऊपर करना होगा। यह बातें सुन के सभी लोग कहने लगते हैं, क्या हम लोग फैंग यू के साथ फाइट करेंगे? मैंने सुना है कि फैंग यू बहुत ही शक्तिशाली है और वह सिर्फ वो थर्ड रिलम ऑफ ट्रू प्रोफॉर्म स्टेज पे पहुंच चुका है। यह बहुत ही अच्छा चांस है। तभी फैंग यू कहता है, तो चलो कौन आएगा ऊपर? यह सिर्फ एक टेस्ट है, इससे आपको लड़ाई के दौरान क्या हो सकता है इसे महसूस करने के लिए भी मिल सकता है और पूरे जोश में आ जाता है। फैंग यू सभी लोगों को इंस्पायर कर रहा होता है इस मैच के लिए। तभी फैंग एक बंदे की तरफ अपनी उंगली करता है और कहता है, चलो तुम ऊपर आ जाओ और मेरे साथ फाइट करो। वह बंदा अपने हाथों को मोड़ते हुए कहता है कि चलो फिर ठीक है, और मन में सोचता है कि यह तो मेरा चचेरा भाई है, इस एग्जाम में मैं जरूर पास हो जाऊंगा। उसको स्टेज पे आते हुए देख के बाकी के बंदे कहने लगते हैं कि यह तो ओयान है, वह भी डेजर्ट सिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है और इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छी है। यह तो सिर्फ 17 ईयर का है, फिर भी वह 9th लेवल ऑफ नेशन प्रोफॉर्म रेलम में पहुंच चुका है। यह भी एक जीनियस है। यह लोग इसके बारे में बात ही कर रहे थे। तभी आओयान फ्रैंक की तरफ बढ़ने लगता है अपना अटैक लेके और फ्रैंक से कहता है, ब्रदर मुझे कोई एडवाइस देना। इसके बाद उसे आते हुए देख के फ्रैंक पूरी तरह से चौंक जाता है। तभी आओयांग अपना गुस्सा उसके छाती में मार देता है उसके अटैक के फोर्स के वजह से। फ्रैंक कहता है, बहुत ही इंप्रेसिव है तुम्हारा अटैक। तभी आओयान फिर से अपने पंच में पावर इकट्ठा करके अटैक करने लगता है। उसके अटैक की पावर पहले से भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, उसके वजह से पूरी जमीन भी शटर हो जाती है। तभी फ्रैंक कहता है, बहुत ही अच्छा, तुमने पहले से भी बहुत ही अच्छा काम किया। इंस्ट्रक्टर क्यू इसके पंच में लगभग 10,000 से भी ज्यादा पावर थी। यह बात सुन के इंस्ट्रक्टर क्यू कहते हैं, यह बहुत ही अच्छा नहीं है, सिर्फ ठीक ठाक ही है। तभी आओयान कहता है, ब्रदर फ्रैंक क्या मैं पास हो गया? शायद आपने मुझे बहुत ही अच्छे पॉइंट दिए हैं। आगे फ्रैंक क्या करेगा?
इसी सस्पेंस होती है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग का चचेरा भाई वहाँ पर से जा रहा था। तभी वह कहता है मैं यांचे को जरूर देखूंगा, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सारी चीजें यांचे भी भीड़ में से देख रहा था। उसके साथ एक बंदा भी होता है। यांचे उस बंदे से कहता है यह फैंग यू बहुत ही नीचे, तुम इससे केयरफुल रहना। तभी वह बंदा ऊपर जाता है और कहता है मेरा नाम यान सीओ फैन है। उसकी बातें सुन के यांचे मन में सोचता है यह लड़के का भी सरनेम फैंग है, इसका मतलब यह इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा और फैंग इसे ज्यादा चोटें नहीं पहुंचाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तभी वही बंदा कहता है मतलब कि यान सीओ फैन, मैं 15 साल का हूँ और मैं सेकंड लेवल ऑफ नेशन प्रोफॉन रेलम में पहुंचा हूँ, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। उसकी बातें सुन के फैंग कहता है क्या 15 साल के और तुम अभी भी सेकंड लेवल पर ही हो, तुम्हें अपने आप पे शर्म करना चाहिए। तभी भीड़ में से यांचे कहता है तुम उससे थोड़ा बच के रहो। तभी फैंग अपने हाथों का पंच बना के उसके मुंह के ऊपर मार देता है। उस वजह से यान सीओ फैन हवा में उड़ने लगता है, वह जमीन पे गिरने ही वाला होता है। तभी यांचे आगे आके उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर लेटा देता है। फिर फैन से कहता है क्या तुमने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करने की जरूरत थी क्या अपने पावर का यूज करके। उसकी बातें सुन के फैंग कहता है मैं उस कचरे यान सीओ फैंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। उसकी प्रोफाउंड स्टेज बहुत ही वीक थी। जब मैंने उसके ऊपर अटैक किया तब मेरे हैंड की कैलकुलेशन गलत हो गई। यह एक छोटी सी गलती है, लेकिन इस तरह के फाइट में एक दूसरे के ऊपर अटैक होते ही है और वो मेरे अटैक को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। उसमें उसकी गलती थी और जो बंदा इतना वीक हो उसे हमारे सेक्ट में ज्वाइन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुन के यांचे को गुस्सा आ जाता है और जंप करते हुए कहता है तुम यह कहना चाहते हो कि इस तरह की फाइट में यह लोग जो मार खा रहे हैं वह कॉमन चीज है, तो प्लीज मुझे अलाउड कर दो कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करके मेरे पावर का तुम्हें डेमो दिखा सकूं। ऐसे कहते हुए यांचे अरेना में पहुंच जाता है। उसे अपने सामने देख के फैंग कहता है इसका मतलब तुम ही हो इस ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग, यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं तुम्हें 3 चांस देता हूँ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए और मैं यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। अगर आपने मुझे उन 3 ट्रैक में इंजर नहीं किया और हरा नहीं दिया तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आप यहाँ पर से भाग जाइए। अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी भी मेरे सामने आए तो मैं अपने उल्टे पैर चलूंगा। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है हाँ मुझे पता है तुम इस 3 स्ट्राइक के लिए अपने फैमिली डिफेंसिव प्रोपाउंड आर्ट का यूज करने वाले हो, है ना। तभी पीछे से एक बंदा कहता है जूनियर ब्रदर यांचे तुम फैंग के बातों में बिल्कुल भी मत फंसना। अगर आपने इसकी कंडीशन एक्सेप्ट की तो यह बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि उसने अगर अपनी पूरी पावर डिफेंस में लगा दी तो उसके सेम लेवल का बंदा भी उसे डिफीट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बंदा जब डिफेंस करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा वह इनर बैलेंस डिसेबल भी है। यांचे उसकी बातें सुन के कहता है आपकी बातों से मुझे पूरी तरह समझ में आ गया कि वह क्या करने वाला है। इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रिया ब्रदर सी कॉन्ग। और यांचे मन में सोचता है कि शायद वह सी कॉन्ग का बेटा है। और फिर से यांचे कहता है अगर मैंने फैंग की चुनौती एक्सेप्ट नहीं की तो दूसरे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे और कहेंगे उससे मेरे स्वाभिमान को ठेच पहुंचेगी। इसके लिए मैं फैंग की चुनौती जरूर एक्सेप्ट करूंगा। यांचे की बातें सुन के बाकी के लोग कहने लगते हैं क्या यांचे फैंग के साथ बैटल करेगा, इसका मतलब खुद के पैरों पे कुराड़ी मारना हो गया। भले ही वह नेशन प्रोपाउंड ट्रेलम के 10th लेवल पे है, फिर भी वह फैंग को कैसे हरा सकता है। तभी फैंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है जब भी तुम रेडी होगे तब मेरे पे अटैक कर सकते हो, भले ही तुम्हें उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा तो भी तुम उसे ले सकते हो। उसकी बातें सुन के यांचे कहता है हम दोनों में से कौन है जो कि मौत की तलाश कर रहा है। ऐसे कहते हुए यांचे अपने पावर बढ़ाने लगता है और कहता है यह मेरा फर्स्ट मूव होगा जो कि हेरिडेक सोल। ऐसे कहते हुए वह अटैक को एक्टिवेट कर लेता है। यह सब कुछ देख के फैंग पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है कि यांचे कहाँ पर है। तभी यांचे उसके पीछे चला आता है। फैंग जोर से चिल्लाता है वो कहाँ पर गया। तभी यांचे कहता है यह लो मेरा फर्स्ट अटैक। तभी फैंग अपना डिफेंस ऑन कर लेता है। अर्थ प्रोफाउंड बैरियर। यांचे अपना अटैक लेके उसके बैरियर के ऊपर मार देता है। उस वजह से एक जोरदार धमाका हो जाता है। उसके पंच के पावर के वजह से फैंग का डिफेंस बैरियर टूट जाता है और फैंग कहता है क्या इसने एक ही स्ट्राइक में मेरा अर्थ प्रोफाउंड बैरियर को तोड़ दिया, यह बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। और फैंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे अटैक में कितनी पावर है। मैं इस तरह का 3 लेयर वाला बैरियर बना सकता हूँ, तो तुम इसे कैसे तोड़ सकते हो, मैं भी देखता हूँ। उसकी बातें सुन के यांचे बहुत ही जोश में आ जाता है और कहता है क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हारे ऊपर मेरा दूसरा स्ट्राइक करने वाला हूँ। उसकी बात सुन के फैंग थोड़ा घबरा जाता है और कहता है यह इम्पॉसिबल है। वह अपने पास जो भी उसने सीखा है वह सारे चीजों का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है। शायद मुझे अपने ट्रिपल प्रोफाउंड अर्थ बैरियर को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ऐसे कहते हुए वह अपने ट्रिपल प्रोफाउंड अर्थ बैरियर को एक्टिवेट कर देता है और मन में सोचता है कि यह मॉन्स्टर कहाँ पर से यहाँ आ गया। यह सारी बातें वह सोच ही रहा था। तभी यांचे उसके ट्रिपल प्रोफाउंड अर्थ बैरियर को तोड़ते हुए अपना गुस्सा फैंग के मुंह पे मार देता है। उस वजह से फैंग हवा में उड़ते हुए जाके बहुत ही दूर गिर जाता है। उसकी यह हालत देख के यांचे हंसने लगता है और कहता है क्या अभी तो मेरा सिर्फ दूसरा स्ट्राइक ही हुआ है तो तुम्हारी यह हालत हो गई। ऐसे कहते हुए यांचे अपने मुट्ठी
ही में फिर से पावर बढ़ाने लगता है और कहता है अभी यह मेरा फाइनल अटैक है, रेडी हो जाओ। यांचे के अटैक से फैंग जीतेगा या यांचे जीतेगा, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।